नमस्कार। लॉर्ड विलियम बेंटिक सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 18 टोपी। एक थी गवरैया गौरैया और एक था गवरा अर्थात नर गौरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी, जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते थे, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते, भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते, दाना चुगने और जुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते, थकान मिटाते और सारे दिन के देखने सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गवरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। खाक फपता है, गंवार तपाक से बोला। गवरा जो है वो तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद कोई आदमी और बदसूरत लगने लगता है। आज लट जीरा चुग गए हो, गवरैया बोल पड़ी। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अगर अब तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं, गवरा हंस करके बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहते की उनकी सकत भी जाती रही है, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वालों की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गवरैया बोली। नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह नीरा पोंगापन है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर को चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं, उन्हें भी दास्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अब तो हाँ, अपन तो नंगे ही भले। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गवरैया बोली। मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का हाथ उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार, इसीलिए सक्की भी था, जबकि गवरैया जो थी वो जिद्दी और धुन की पक्की थी। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है, जहाँ चाहा वही रहा। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। गवरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गवरे ने चिढ़ाकर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़कर वह बावरा ताउम्र ये रटता था, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरैया रुई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, दुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था और उसके तन पर वर्षों पुरानी तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने।
उज्र न करो भैये, गवरैया बोली। मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, मतलब मेहनत दूंगी। इसे धुन दो भैया, आधा आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूँगी। दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी नहीं मिली थी, और 16 आने में 8 आने मजूरी। तो इसके लिए सपना थी, वह जट तैयार हो गया। घर चौं उसकी ताती बज उठी, और उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे। उसमें से आधा दुनिया ने ले लिया और आधा गवरैया ने। इससे उत्साहित गवरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक गुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मलार गाने की। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरैया अचरज से बोली, तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरदा, बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत है, इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूब मुआवजा देंगे। गवरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी। कौरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होगी। तन तन करके उसकी तकली चरकी ताता थैया करने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए गए उसने, और कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। और इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। और बुनकर इसे अकबक होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे, और साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बुंदे भैया, गवरैया ने साहस संजोकर कहा, हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते। इसे बुंदे, आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया और सूत अपनी ओर खींच करके ताना बाना पसार दिया। उसका करगा चलने लगा, ढलकी ढुलकने लगी, और थोड़ी देर में उसने काफ़ी गफस और दबिज कपड़ा बुन लिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गवरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी, और कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो, खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोज से बोला, देखते नहीं राजा की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों जब्बे सिलने हैं। और दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं। गवरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियाँ सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुँह मांगी मजूरी पर कौन मुझी तैयार न होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी, और चूल्हे की तरफ सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियाँ सील दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फूदने भी जड़ दिए, और फूदने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे आपे में न रही, 1.5 टाकों पर ही लगी नाचने। फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गवरैया ऊंचा उड़ने लगी, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी।
उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था और एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर कुड्डी काट रहा था। गवरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गवरैया से टकरा गई और गवरैया के सिर पर फूदने वाली टोपी देखकर उसकी अक्ल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली और देख रही फड़गुद्दी मेरी टोपी में 5 फुदने। गवरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में फुदने नहीं। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई और इस मुल्क में महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की मजाल वह बुरी तरह बिगड़ गया। और यह फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पकने नोच लो सिपाहियों, देर न करो और क्षमा करें महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए, मच्छर मार कर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ और उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दी। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी की इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया और मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंच गई। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट देखने लगा, और इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न लगे। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज़ निकली, दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफज और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाक की मालिक राजा फूंक मारने लगा और गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफ़ी बख्शे सरकार, माफ़ी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता। शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की, हाफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। खम्मा अन्नदाता, खम्मा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से काँप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया है, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया है। आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने ज़मीन पर लेट कर कहा, आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी। अबे दान दे तो बोलूँ सरकार, दुनिया बोला, चलो दिया। राजा बोले, अब बताओ महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उससे आधा हिस्सा देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी। इसीलिए इसके काम में अपने आप नफाजत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आँख में अंगुली डाल कर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यह। गवरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल, और इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया। तमाम बेगार करवाने और बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बाद राजा का खजाना खाली ही रहता है। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे।
तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम देगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। सृजय जो वर्तमान संदर्भों में विभिन्न कहानियों को लिखते हैं और समकालीन कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं और बहुत ही अच्छी कहानियाँ इनकी हमें पढ़ने को मिलती है और इसका अंदाज़ा आप इस कहानी से लगा ही चुके हैं। धन्यवाद।